हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि कक्षा 7 का पाठ 6 है। और बच्चों, आज हम इस पाठ का भाग 2 यानी रासायनिक परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अति महत्वपूर्ण उपविषय रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत सारे नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं और ये बने पदार्थ हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रासायनिक परिवर्तन की क्या परिभाषा होती है। प्यारे बच्चों, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? भाई, जितने भी नए पदार्थ बनते हैं उन सभी का कारण ये रासायनिक परिवर्तन ही तो होते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे धातु का निष्कर्षण हो, दवाइयां बननी हो, या शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन बनने हो, या कुर्सी या प्लास्टिक का अन्य कोई सामान बनना हो। इन सभी को रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से ही बनाया जाता है। बच्चों, वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन के द्वारा ही हुई है। तो आइए रासायनिक परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए करते हैं हम ये बड़ा ही मजेदार क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी या तार का टुकड़ा लेना है। इसके सिरों को साफ करके मोमबत्ती की लौ के पास ले करके इसे जलाने की कोशिश करेंगे। और मैग्नीशियम जो है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे यहाँ हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार मैग्नीशियम सफ़ेद ज्वाला देते हुए जल उठा। और यह देखिए बच्चों, किस प्रकार मैग्नीशियम ने नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात। तो ये हुआ अपना रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा ये बड़ा ही मजेदार क्रियाकलाप मैग्नीशियम रिबन का दहन। और इसमें हमें क्या मिला? मैग्नीशियम का एक नया पदार्थ जो राख के रूप में था, यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम रासायनिक परिवर्तनों को और अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए करते हैं एक और क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप? चलो मेरे साथ देखने और सीखने के लिए अपना ये रोचक मजेदार क्रियाकलाप। हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और इसे हम आधा कर लेते हैं, यानी 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ताकि अभिक्रिया होने के पश्चात हम इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें। और यहाँ हम एक ब्लेड ले रहे हैं जिसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया है। और अब इसमें अभिक्रिया होगी और उसको हम पूरा होने के लिए कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का है। जब यह लोह के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके उसके स्थान पर लोह का विलयन यानी आयरन सल्फेट का विलयन बन जाएगा और इसका रंग बदल करके नीले से हरा हो जाएगा।
और तब हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि बच्चों जब कोई अभिक्रिया के कारण नया पदार्थ बनता है तो हम उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो रंग था वह धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, यानी नीले से वह हरे की तरफ परिवर्तित होता जा रहा है। और बच्चों इस तरह से होने वाले परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, तो इनको हम अनुत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रंग था वह पूर्ण रूप से बदल चुका है और यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन की जगह अब आयरन सल्फेट का विलयन बन चुका है। और आप नीले रंग से परिवर्तित होकर कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? हरा रंग का परिवर्तन। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसके रंग में परिवर्तन हुआ है और रंग में परिवर्तन का कारण नए पदार्थ का बनना है। और नीचे जो आपको भूरे रंग का निक्षेप दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर यह है कॉपर, जो कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग हुआ है। तो ये है अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा रासायनिक परिवर्तन। और किसका रासायनिक परिवर्तन? लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन का एक नमूना हमने यहाँ देखा। प्यारे बच्चों, कितना मजेदार क्रियाकलाप था और कैसे कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही स्थापित कर दिया गया। किसने? लोहे ने। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि लोहा कॉपर से अत्यधिक अभिक्रियाशील है और हम आम भाषा में कहें तो लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है और उसको उसके स्थान से स्थापित करके अपना नया उत्पाद बना दिया, जिसका नाम आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट या लौह सल्फेट हो सकता है। ऐसा ही एक और क्रियाकलाप होता है जहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि चूने के पानी से गुजारें तो एक नया उत्पाद बन जाता है और उस उत्पाद का जादू जैसा असर होता है उस पानी के ऊपर। और वह पानी कैसे रंग का बन जाएगा? दूध या रंग का। जो अपने सभी क्रियाकलापों को देखने, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा को सीखने के पश्चात हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके आधार पर हम होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन का दर्जा दे सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? आओ एक बार विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और प्यारे बच्चों, ऐसी पहली घटना है ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे पराबैंगनी का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। और बच्चों दूसरी घटना है ध्वनि का उत्पन्न होना, यानी ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। और बच्चों अगली घटना हो सकती है गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। और प्यारे बच्चों यदि किसी परिवर्तन में रंग में परिवर्तन हो जाता है तो हम इसे भी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और प्यारे बच्चों यदि किसी परिवर्तन में कोई गैस बनती है तो ऐसे परिवर्तन को भी हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और बच्चों चलो अब हम चर्चा करते हैं अपने आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरणों पर। प्यारे बच्चों सबसे पहला उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, जो हमारे आसपास रहने वाले सभी हरे पौधे करते हैं।
तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा बच्चों, बारिश के मौसम में आसमानी बिजली का चमकना यह भी रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। यही नहीं बच्चों, हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। बच्चों, चूंकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल हमें देता है जंग। प्यारे बच्चों, जंग लगने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होना अनिवार्य है। आइए चर्चा करते हैं इन्हीं आवश्यक परिस्थितियों पर। सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है ऑक्सीजन की उपस्थिति, और दूसरी जो अति महत्वपूर्ण परिस्थिति है बच्चों, वह है जल अथवा जल वाष्प की उपस्थिति। यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, वास्तव में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, यानी नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगता है। प्यारे बच्चों, जंग लगने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए आवश्यक है हम कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे जंग लगने की प्रक्रिया को रोका जा सके। तो आइए चर्चा करते हैं इसी प्रकार के कुछ उपायों पर। और बच्चों, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही हम किसी भी लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचा सकते हैं। और बच्चों, इसका सरल उपाय है उन वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। और बच्चों, अगला उपाय है यशद लेपन, या इसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। और प्यारे बच्चों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और इस उपाय से हम लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। और बच्चों, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। और बच्चों, यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। और प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती। तो बच्चों, यह हमने सीखा लोहे में जंग लगने का प्रक्रम, और साथ ही हम
किस प्रकार अपनी लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं एक अति महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्रियाकलाप क्रिस्टलीकरण के विषय में। बच्चों, यह क्रियाकलाप बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस क्रियाकलाप का नाम है क्रिस्टलीकरण। यानी आज हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने की विधि विस्तार पूर्वक सीखेंगे और इसकी आवश्यक सामग्री है 1 कप पानी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें और कॉपर सल्फेट पाउडर जिसके हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं। और दिखाए अनुसार हम सेटअप तैयार करेंगे और एक बीकर में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त जल को गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी के गर्म होने के उपरांत धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण पानी में मिलाएं। ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट को जल में मिलाते वक्त जल्दबाजी ना करें और इन सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखें। आप केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। साथ ही जल को उबालते समय सतर्क रहें ताकि आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हों। और बच्चों, आप यह ध्यान रखें कि कॉपर सल्फेट के चूर्ण को अच्छे से मिलाएं। बच्चों, यह क्रियाकलाप अपने अध्यापक की मदद से ही करें, अकेले करने की कोशिश ना करें। अब बच्चों, प्रश्न आता है कि हम कितना कॉपर सल्फेट इसमें मिलाएं। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट चूर्ण तब तक मिलाएं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। यानी जब तक विलयन पूर्ण रूप से संतृप्त ना हो जाए तब तक आप कॉपर सल्फेट जल के अंदर मिलाते रहें। यहाँ हम छड़ की सहायता से कॉपर सल्फेट को जल के अंदर धीरे धीरे घोलने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे चलाते हुए कॉपर सल्फेट चूर्ण को जल के अंदर मिलाएं और इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। देखें, कॉपर सल्फेट पूर्ण रूप से जल के अंदर घुल चुका है। कुछ समय के लिए कॉपर सल्फेट युक्त इस विलयन को ऐसे ही गर्म होने दें। और यह देखिए, हमारा विलयन अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के साथ तैयार है। अब हम इन क्रिस्टल्स को निस्यंदन विधि द्वारा यानी फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर लेंगे। यह विधि हमने कक्षा 6ठी में पढ़ी है, आपको याद भी होगी बच्चों। और ये देखिए, फिल्टर पेपर से अतिरिक्त जल नीचे निकलना शुरू हो गया है और यहाँ आप स्पष्ट रूप से निस्यंदन विधि भी देख सकते हैं।
इससे बच्चों क्रिस्टल्स के अंदर जो जल बचा होगा थोड़ा बहुत, वह अलग हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से यह विधि यहाँ पर हो रही है। और बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त जल नीचे रखे बीकर में निकल रहा है और यहाँ आपको ऊपर निस्यंदक पर क्रिस्टल्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। यह देखिए कितने उत्तम रूप से अपने क्रिस्टल्स यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। आप किनारों पर भी अच्छे से देख सकते हैं। यह देखिए बच्चों, और कुछ समय के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये क्रिस्टल्स अच्छे से अपना आकार ग्रहण कर लें। यह देखिए कितना सुंदर आकार यहाँ बनना शुरू हो चुका है। और निस्यंदक यानी फिल्टर पेपर से जो अतिरिक्त जल आपको नज़र आ रहा है वह धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा और आपको यहाँ क्रिस्टल्स के आकार नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, अपने क्रिस्टल्स अब बिल्कुल तैयार हैं। ये जो चमक रहे हैं ये क्रिस्टल्स ही चमक रहे हैं। अब हम इनको फिल्टर पेपर हमने अलग कर लिया है और इसके कोन को हम ऐसे खोल लेंगे और यह देखिए कितने सुंदर और कितने बढ़िया क्रिस्टल्स बनकर तैयार हैं। बच्चों, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, जो हमने अभी यहाँ क्रियाकलाप में की है। इसीलिए अपने क्रियाकलाप का नाम क्रिस्टलीकरण है। और ये देखिए कितने सुंदर क्रिस्टल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही उत्तम। और बच्चों, यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण भी है। तो ये हैं आपके सामने आपके क्रिस्टल्स। आप देख सकते हैं कितने उत्तम, स्पष्ट और बड़े आकार के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ बने हैं। ये देखिए एक एक क्रिस्टल कैसे चमक रहा है। तो बच्चों, आप अपने घर पर भी देखिए कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो क्रिस्टल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कितने ही सुंदर अलग अलग क्रिस्टल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये है अपना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का क्रिस्टलीकरण। अरे बच्चों, यह था अपना पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें हमने आज चर्चा की रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित। अब हम एक नजर डालते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। और बच्चों, कुछ पदार्थों को
क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो यह सब हमने सीखा अपने पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और हमने सीखा रासायनिक परिवर्तन के संबंध में। धन्यवाद।